नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, बात जब डिप्लोमेसी की आती है, कूटनीति की आती है, बात जब फॉरेन पॉलिसी की, देशों के बीच रिश्तों की आती है, तो एक देश ऐसा है जिसे आज तक इन विषयों के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। ये देश अपने दुश्मनों के लिए जितना बुरा है, उससे कहीं ज्यादा बुरा अपने दोस्तों के लिए है। इस देश के सारे तंत्र और प्रणालियां पूरी तरह इसकी सरकार के कब्जे में है, यहां तक कि इसका मीडिया भी। सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आज की डेट में दुनिया को एक तार में बांधने का काम करते हैं, इस देश में बैंड है। लेकिन फिर भी इस देश के राजनयिक अपने प्रोपेगेंडा का प्रचार करने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश चीन की। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो अपनी कपटी पॉलिसी से आए दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाता रहता है। जहां बड़े से बड़े विकसित देशों के डिप्लोमेट्स भी चीन की कूटनीति का उत्तर ठीक से नहीं दे पाते, वहीं 1965 में भारत के एक युवा सांसद ने अपनी कूटनीतिक चतुराई से चीन का मुंह पूरी दुनिया के सामने शर्म से लाल कर दिया था। ये युवा सांसद थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात है 1965 के अगस्त सितंबर महीने की। चीन दावा करता है कि भारतीय सैनिकों ने उसकी 800 भेड़ें और 59 याक चुरा लिए हैं। ये चीन का कोई प्रैंक या मजाक नहीं था। 2 साल बाद 1967 में अपने इसी दावे को बहाना बना चीन ने अपनी फौजों को भारतीय फौजों के सामने तैनात भी कर दिया था। असल में ये वो समय था जब चीन एक बार फिर से उत्तर पूर्वी भारत में अतिक्रमण करने की योजना बना रहा था, और इस बार उसकी नजर सिक्किम पर थी, जो भारत की छत्र छाया में आने वाला एक किंगडम हुआ करता था। इस समय पालदेन थोंडुप नामग्याल सिक्किम के राजा थे, और 1975 में भारत के साथ विलय होने तक वो सिक्किम के राजा बने रहे। थोंडुप नामग्याल भारत के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे, और ये बात कम्युनिस्ट चीन को जरा सी भी पसंद नहीं थी। अपने लाख प्रयासों के बावजूद भी चीन उनको अपनी तरफ करने में पूरी तरह असफल रहा था। खुद के प्रति सिक्किम के राजा का ये उदासीन रवैया देख चीनी सरकार गुस्से के साथ साथ उतावली भी होती जा रही थी। 1965 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद चीनी सरकार भारत को सिक्किम तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला पास खाली करने की चेतावनी देती है। चीन कहता है कि 2 साल पहले भारतीय फौजों ने उसकी 800 भेड़े और 59 याक चुराए थे, इसलिए अच्छा यही होगा कि भारतीय फौजें जल्द से जल्द नाथुला पास से पीछे हट जाएं, वरना एक बार फिर से उनका हाल वैसा ही होगा जैसा कि 1962 में हुआ था। लेकिन इस बार ताकत के नशे में चूर चीन भारतीय फौज की तैयारी का अनुमान लगाने में पूरी तरह गलत था। 1965 में चीनी सरकार भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख उसके ऊपर भेड़ों और याकों की चोरी का आरोप लगाती है। भारत सरकार भी इस चिट्ठी का कड़ा जवाब देते हुए चीन के इस अत्यंत ऊटपटांग आरोप को सिरे से खारिज कर देती है। शास्त्री सरकार के साथ साथ जनसंघ के 42 वर्षीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी चीन के इस आरोप का एक अत्यंत अनोखा जवाब देते हैं, जवाब जिससे चीन गुस्से के मारे धुआं धुआं हो जाता है। भारत की भूमि पर कब्जा करने के लिए इस प्रकार के वाहियात बहाने बनाने वाले चीन को करारा जवाब देने के लिए वाजपेयी जी दिल्ली में 800 भेड़ों का इंतजाम करते हैं। सितंबर 1965 के अंत में वाजपेयी जी इन सभी 800 भेड़ों को ट्रकों में भरते हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ जनसंघ के कार्यालय से चीनी दूतावास के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दिल्ली के आम नागरिक भी उनके साथ इस भेड़ लौटाओ यात्रा में जुड़ने लगते हैं, और देखते ही देखते ये चीन विरोधी प्रदर्शन एक विशालकाय जुलूस में बदल जाता है। चीनी दूतावास पर पहुंचने के बाद वाजपेयी जी खुद इन 800 भेड़ों को ट्रक से नीचे उतरवाते हैं, और इतना ही नहीं, वो इन भेड़ों के गले में प्ले कार्ड्स यानी के कागज की तख्तियां भी डालते हैं, जिन पर लिखा होता है ईट मी बट सेव द वर्ल्ड, मुझे खा लो लेकिन दुनिया को बख्श दो। अटल बिहारी वाजपेयी के इस अत्यंत रचनात्मक प्रत्युत्तर को भारतीय मीडिया भेड़ यात्रा की संज्ञा देती है, और इस खबर को छापते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रेस भी चीन की खूब चुटकियां लेती है। इसका नतीजा ये होता है कि चीनी सरकार और भी ज्यादा बिलबिला उठती है, और अपनी इस बिलबिलाहट में भारत सरकार को एक और चिट्ठी लिख डालती है। अपनी इस चिट्ठी में चीन कहता है कि वाजपेयी के इस विरोध से चीन राष्ट्र का घोर अपमान हुआ है, और हो ना हो इस सब के पीछे शास्त्री सरकार का हाथ जरूर है। चीन की इस चिट्ठी का जवाब देते हुए भारत सरकार इस बात को तो मानती है कि दिल्ली में हुई इस भेड़ यात्रा में कुछ नागरिकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस सब के पीछे सरकार का हाथ होने से साफ इनकार कर देती है। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेस में अपनी इतनी खिल्ली उड़वाने के बावजूद भी चीन भारत को बार बार युद्ध की धमकियां देता रहता है।
चीन बार बार चेतावनी देता है कि यदि भारत ने नाथुला पास से अपनी फौजें नहीं हटाई तो वह एक बार फिर से उसको 1962 वाला सबक सिखाएगा। और 2 साल बाद 1967 में चीन भारत को सबक सिखाने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ जाती है। 11 सितंबर 1967 को चीनी फौज नाथुला पास पर स्थित कई भारतीय पोस्ट के ऊपर आक्रमण कर देती है, जो 15 सितंबर तक चलता रहता है। चीन ने एक बार फिर से भारत के ऊपर आक्रमण कर तो दिया था, लेकिन इस बार वो भारतीय फौज की तैयारी का सही अनुमान लगाने में पूरी तरह गलत था। भारतीय फौज नाथुला पास पर अपनी सारी पोजीशंस को बनाए रखने में तो सफल रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ चीनी फौजों को वापस धकेलते हुए पीएलए द्वारा की गई सारी किलेबंदियों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर डालती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आने वाले कई दशकों तक चीन सिक्किम के ऊपर नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता और जिनपिंग के चीन का राष्ट्रपति बनने से पहले तक इस इलाके में शांति बनी रहती है। भारत जैसा एक देश जो लंबे समय तक अपनी कमजोर कूटनीति के चलते चीन से मार खाता रहा है, एक देश जिसकी गांधीवादी पॉलिसीज के चलते उसकी सहनशीलता का खूब गलत फायदा उठाया गया है, ऐसे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कूटनीतिज्ञ का इतने लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना देश के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। दोस्तों, कूटनीति पढ़ी भी जा सकती है और पढ़ाई भी, लेकिन सिखाई नहीं जा सकती। या तो आप अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं या फिर नहीं होते। चाहे चीनी दूतावास में 800 भेड़ों को छोड़कर आना हो या फिर कारगिल के दौरान क्लिंटन से बात करने से साफ साफ मना कर देना हो, अटल जी ने बार बार साबित किया है कि उनके जैसा दूसरा इतना नेचुरल डिप्लोमैट इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अटल जी ने अपनी इस कूटनीतिक कुशलता को, अपनी इस कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसको आगे भी बढ़ाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिनकी कूटनीतिक कुशलता का और विदेश मंत्री के तौर पर किए गए कार्यों का पूरी दुनिया लोहा मानती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, एक और रोचक से किस्से के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती, जय हिंद।